यूट्यूब चैनल बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे। आप सब लोगों का आज के क्लास 8 में स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। ये चरण है 1813 से लेकर के 1858 तक। जैसा कि मैंने पहले के क्लासेस में बताया हुआ है कि अभी वो चरण जो था वाणिज्यिक चरण था, मतलब खास कंपनी को भारत के सामाजिक संस्कृति में या राजनीतिक नीति में या प्रशासनिक नीति में या आर्थिक नीति में खास अभी बदलाव नहीं लाना चाहती थी। लेकिन ये मैंने लिखा है औद्योगिक चरण। इसका मतलब है कि यानी कि ये कंपनी कहाँ से संचालित हो रही है? बाहर से, यानी इंग्लैंड से। अब क्या है कि वहाँ पे पूंजीपतियों का उत्थान हो रहा है, एक वर्ग बन गया है। लंकाशायर, मैनचेस्टर, बकिंगम वगैरह वगैरह जो आसपास के इलाके हैं, लिसेस्टर वगैरह वगैरह जो एरिया है, वहाँ पे अब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। अब उनके वस्तुओं का यानी उनके सामानों का कोई ना कोई बाजार तो होना चाहिए। और भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था, और तो वहाँ के पूंजीपतियों ने दबाव डाला कि भाई हमारे लिए भी सामान को भारत में बेचने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाए। तो उसके लिए एक 1813 में चार्टर आया और उसके थ्रू कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और जबकि प्रशासन अभी भी कंपनी के हाथों में, यानी कि ऐसा कहा जाता, क्वेश्चन भी आता है क्या पूरी तरह से 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर? नहीं। तो कहने का मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन एकाधिकार समाप्त करने का उद्देश्य मतलब ये था कि इनके सामानों का भी भारत में उतरे और ताकि वहां पे बेचा जा सके। तो उसके लिए भारत को पहले क्या करना था? पहले उनका उद्देश्य इतना खास था नहीं, अब उनका उद्देश्य बदल गया है। भारत का इस्तेमाल अब कच्चे माल के खेत के रूप में, खेत का मैंने ये अपने लिए डाला है, अपना मैंने बनाया हुआ है। खेत का मतलब है कच्चा खेत। खेत का मतलब जैसे गेहूं, चावल या दाल की अगर आप बुआई करते हैं तो क्या एज इट इज जैसे वो उसकी कटाई हो जाती है आप वैसे खाना स्टार्ट कर देते? नहीं। आप जाते हैं चक्की पे, गेहूं के लिए गेहूं पिसवाते हैं, आटा बनता है, और इवन आके घर पे भी उसको गूंथना पड़ता है, तब जाकर के सिकाई होती, रोटियां बनती है। लेकिन तो सेम वही भारत का इस्तेमाल अब कच्चे माल के खेत के रूप में तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं के उपभोग के रूप में तैयार करना। अब विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना है तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये सिस्टम है, एक सर्कल में बनाता हूं सबको समझने के लिए। एक इधर रहेगा भारत, इधर लिखता हूं मैं इंग्लैंड। ठीक। भारत से इंग्लैंड क्या जाएगा? कच्चा माल। ये आप सबको बना भी लेना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बनाना जरूर। भारत से क्या जा रहा है? इंग्लैंड, कच्चा माल। और इंग्लैंड से भारत में क्या आएगा? तैयार माल। तैयार माल यानी भारत को तैयार माल के निर्यातक के रूप में और कच्चे माल के आयातक, निर्यातक के रूप में और तैयार माल के आयातक के रूप में तैयार करना है। तो उसके लिए हमें इसके लिए आमूल चूल बदलाव किसमें करना पड़ेगा? राजनीतिक नीति में, प्रशासनिक नीति में, आर्थिक नीति में, सामाजिक सांस्कृतिक नीति में। राजनीतिक नीति का सीधा सीधा उद्देश्य होगा, पहले के जो जितने भी गवर्नर जनरल आए उनको मतलब एक तरह से क्लियर संदेश था कि आप किसी भी क्षेत्र पर उस तरह से हमला नहीं करेंगे जब तक जरूरत ना हो। अब इस बार सीधा का सीधा संदेश है कि भाई जितने भी राज्य हों अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। ये हो गया उद्देश्य इनका राजनीतिक नीति में। प्रशासनिक नीति में क्या करना पड़ेगा? भाई इसको अगर करना पड़ेगा तो अपने जो सिविल सेवक है, पुलिस है, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रशासनिक नीति में व्यापक बदलाव की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। व्यापक बदलाव, व्यापक स्तर पर बदलाव। आर्थिक नीति में क्या करेंगे? भाई पहले कृषि को इतना छेड़छाड़ नहीं हुआ खास, अब कृषि का क्या कर देंगे? कृषि का हो जाएगा व्यावसायीकरण। व्यवसायीकरण। दूसरा हो जाएगा नकदी फसलों, नकदी फसल
को उगाना, ये करवाएंगे भाई साहब लोग। तीसरा, रेलवे वगैरह का विकास, ये सब काम होगा। इसमें क्या करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा लाएंगे भाई, अंग्रेजी शिक्षा, एक नए वर्ग को तैयार करना, इनका उद्देश्य है, ये उनका उद्देश्य है। ये सब उद्देश्य है, ये सब उद्देश्य है। एक एक करके सबको अब समझेंगे। राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति, तो इसमें किसका किसका योगदान है तो उसको भी देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इसको एक एक करके व्यापक स्तर पे एक एक तोड़ करके देखते हैं कि क्या है इसमें आखिर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक नीति। राजनीतिक नीति का मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, कि प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा या अधिक से अधिक क्षेत्रों को कंपनी के नियंत्रण में लेना। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारा क्षेत्रों को युद्ध के माध्यम से जीतना। तो सबसे पहले हम युद्ध का ही देखेंगे। आया एक व्यक्ति है, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को इसमें लूंगा और जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा ताकि हम लार्ज लेवल थ्योरेटिकल चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो इसके टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और इसका पीरियड था 1814-15 और ये खत्म हुआ सुगौली की संधि के साथ। तो ये फैक्ट है, तो हम फैक्ट को फैक्ट की तरह देखेंगे, इसमें कोई खास चीज़ नहीं देखेंगे। तो इसमें सुगौली की संधि हुई और इसके माध्यम से इसमें क्या मिला, आज का उत्तराखंड, गोरखालैंड, जो मांग होती है वही वो लैंड है, जिसकी वजह से आज भी भारत और नेपाल का थोड़ा सा रिश्ता है। इस चीज़ों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत में आया था कि भाई बोलते हैं हमारा क्षेत्र है, भारत भी बोलता है हमारा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का नींव यहाँ पड़ी थी। ठीक, दूसरा व्यक्ति कह रहा हूँ, दूसरा इसके शासन में एक और चीज एक और हुआ, वो था थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। पता है कि इसमें क्या होता है, मराठा अंतिम रूप से लगभग बाहर हो जाते हैं और 1817-18 के टाइम में, और मराठा परिसंघ को भंग करके मराठा परिसंघ भंग हो जाता है इसमें। और इसी के नींव पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्थापना होती है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ये पूरा जो मराठा परिसंघ था, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, ये सब मिलकर के जो क्षेत्र पे रहते थे वो क्षेत्र बन गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसमें महाराष्ट्र का पूरा पूरा क्षेत्र, गुजरात भी है, तो की स्थापना हो जाती है। ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, इन महोदयों के टाइम में हुआ था। अब देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल एरिया को विजित किया भाई साहब ने। फिर उधर मराठाओं का जो थोड़ी सी आग कुछ बची थी वो भी लगभग शांत कर दी गई। अब आगे चलते हैं, और यह आपसी विवाद की वजह से इन्होंने फायदा उठाया। एक व्यक्ति आया लॉर्ड एमहर्स्ट, ये हेस्टिंग साहब तो 23 तक रहते, ये 1823 से 28 तक रहते हैं भाई साहब। इन्होंने भी एक बहुत शानदार काम कर दिया। फर्स्ट
आंग्ल बर्मा युद्ध। इसका भी परिणाम क्या होता है, यादवों संधि में बर्मा का क्षेत्र जो होता है वो नियंत्रण में आ जाता है कंपनी के। यानी कि फैलाव देख रहे हैं आप कितनी तेजी से, 1826 आई थिंक। फिर आते हैं एक भाई साहब, इनके बाद आते हैं जो भाई साहब हैं वो विलियम बेंटिंक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि मैं किसको क्या बताऊं, एक फैक्ट के तौर पे देख रहा हूं राजनीतिक नीति में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इन भाई साहब को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे शिक्षा नीति वगैरह पे, विलियम बेंटिक। लेकिन अभी के लिए इनको 35, इनके टाइम में भी युद्ध हुआ। मैसूर साउथ के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया कंपनी के लिए। मैसूर को 1831 में करके जयंतिया आदि क्षेत्रों को आपस में मिला दिया इन भाई साहब ने। इसके बाद जो व्यक्ति आएंगे उनका नाम है आकलैंड। इधर ही पढ़ ही लेते हैं इनको, आकलैंड। ये 1840 से 41 वाले हैं और आंग्ल अफगान युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। और इनका थोड़ा सा इसको मैं समझा भी देता हूँ। अफगान युद्ध में पहली बार अंग्रेजों को लगा कि हमारा भैया पांव उखड़ रहा है, और ये आकलैंड भाई साहब यहाँ से मतलब भागने को मजबूर हो गए। कहा जाता है लगभग 3000 के आसपास सैनिक, अंग्रेज सैनिक मारे गए। उस आग लगा दिया गया उनके टेंटों में जहाँ पे ये रह रहे थे, और भाग करके भाई साहब निकल के बाहर चले आते हैं। तो इनके टाइम में ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। पांचवा व्यक्ति को देखा जाए तो इन्हीं के साथ एलन बोरो हैं, भाई साहब एलन बोरो। ये भी यही काम करने जाते हैं सेकेंड आंग्ल अफगान के लिए। हालांकि इनके साथ एक पॉजिटिव बात ये होती है, इनके भी पांव उखड़ते हैं, लेकिन आते आते जो सिंध का क्षेत्र है इनके नियंत्रण में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं सिंध तक लगभग फैलाव हो चुका है इतने लोगों के आने के बाद। अब इसके बाद एक और व्यक्ति भाई साहब आ रहे हैं, उनका नाम है हॉर्डिंग। हॉर्डिंग रहते हैं 1848 हाँ 44 से 48। इन भाई साहब के टाइम में पहली बार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसमें महाराणा रणजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, वही थे। और इन्होंने क्या किया, लाहौर की संधि करवाई। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सामानों का लिए व्यापारी मतलब एक क्षेत्र दे दिया, भाई यहाँ पे व्यापार कर लीजिए, ठीक, रणजीत सिंह के द्वारा। तो लाहौर की संधि के माध्यम से ये हुआ, लेकिन वो विजित नहीं हुआ है वो क्षेत्र, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संधि, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण उसी का है। तो कभी कभी आरोप भी लग जाता है इन महाराणा रणजीत सिंह वगैरह पे बेहतरीन, और उन्होंने सेना को बहुत इकट्ठे किया। लेकिन एक यही है ना कि आत्मबल और भी अधिक होना चाहिए जब सामने वाला इतना ताकत और उसकी इतनी बातें हम पहले से जान चुके हैं। फिर जो व्यक्ति आ रहा है जो दूसरा विलियम बेंटिक के बाद जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका नाम है डलहौजी। अब पीछे लिखा ना रेलवे का विकास भाई साहब यही सब करेंगे। 1848 से 56 तक ये रहेंगे, और इनका तो पॉलिसी ही अलग अलग है। एक तो युद्ध या कुशासन के आधार पर, अवधारणा के आधार पर। दूसरा है व्यपगत, इससे क्वेश्चन भी आता है, व्यपगत किस किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया। व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इस हिंदी वाले से ज़्यादा ये फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन भाई साहब के द्वारा ये गया, इसके थ्रू बहुत सारा क्षेत्र। अब यही सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसमें 1849 में पंजाब पूरी तरह से अंडर में आ जाएगा। 1850 में असम, फिर उत्तरी कछार, दक्षिणी कछार का क्षेत्र जो है अंदर, फिर उधर नीचे बरार वगैरह, वीदर वगैरह, उन सब क्षेत्रों को इन्होंने भाई साहब ने विजिट कर लिया है। और इसका तो मतलब एक अलग है, और इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझा भी दे रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं तो इसको यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो आपने देख रहे हैं कि इन सब क्षेत्रों को 1850 में असम, कभी कभी ये पूछ भी देता है कि भाई फिर 1850 में वो सिक्किम ऑर्डर में लगाने उगाने के लिए। तो ये सब है। 1852 में लोअर बर्मा का भी क्षेत्र इन्होंने जीता था, में लोअर बर्मा, निचला हिस्सा जो बर्मा का है, बर्मा। अब चलते हैं इनके इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझते हैं, व्यपगत का सिद्धांत को। तो आप देख रहे हैं कितने, यही रेलवे का विकास भी करेंगे, तो इनको आगे हम पढ़ेंगे, तो इनकी बारी अभी आएगी। तो इससे कभी कभी दो विचारधारा है, अभी उसको मैंने बताया कुशासन वाला, तो उसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्षेत्रों को विजित करना युद्ध के माध्यम से। तो जो उनका दूसरा विचारधारा है वो है व्यपगत का सिद्धांत, हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके पहला है मित्र या स्वतंत्र राज्य, दूसरा है ये जो अन्य राज्य, इसको मैं लगता हूँ अभी बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, इसका नाम मैं चेंज भी कर दूंगा अभी, अन्य राज्य। और एक राज्य वो है जो ऐसे राज्य जिनका स्वयं ब्रिटिश निर्मित, मतलब विजित क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे। मित्र राज्य का मतलब है, या स्वतंत्र राज्य का मतलब है, दो चीज इसमें पढ़ेंगे। एक विदेश, वो विदेश जो चीज है वो सीधा सीधा कंपनी देखेगी, और दूसरा जो है विदेश के अलावा जो है उत्तराधिकार का जो विषय है वो व्यक्तिगत रहेगा, मतलब व्यक्तिगत, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, व्यक्तिगत विदेश कंपनी, मतलब बाह्य जो चीजें होंगी वो कंपनी देखेगी, इवन वो स्वतंत्र रूप से भी अपने निर्णय भी ले लेती थी। उत्तराधिकार का मतलब है कि राजा आ जाए, अगर कल को उसका उत्तराधिकारी चुनना है तो वो राज्य स्वतंत्र है इस मामले में कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। अन्य राज्य वो राज्य हैं जो पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी की दया पर निर्भर रहेंगे, एक तरह से पूरी तरह, मतलब है कि उनके अंदर भी जो उनका चैम्बर होगा, यानी उनके जो अपने मंत्री परिषद होंगे, उनका समूह होगा, वो सब उसमें भी उसके मेंबर शामिल होंगे, यानी कंपनी के। और उत्तराधिकार के मामले में उत्तराधिकार तभी चुना जाएगा जब कंपनी उसको अनुमति देगी, यानी औपचारिक ऑफिशियली अनुमति लेनी आवश्यक है। ये जो अन्य राज्य हैं इसमें बहुत सारे सिंधिया वगैरह, ये जो आज पे आरोप लगता है ये सिंधिया वंधिया वही है, मराठा ही हैं जो इस अन्य राज्य में आ रहे हैं,
और वे ये ऐसे राज्य हैं जो इसको स्वयं ब्रिटिश ने निर्माण किया है या जीता है, प्रत्यक्ष रूप से अपने ब्रिटिश भारत के मैप के अंदर लाया है। अब उनके भूभाग वगैरह पे आंतरिक सब सब्जेक्टों पर निर्णय पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी लेती है, यानी वहां के लोग को क्या करना क्या नहीं करना वो सब ये लेती। यही है व्यपगत का सिद्धांत। इसका मतलब है आप पूरी तरह से इसको समझ रहे होंगे, आप समझ सकते होंगे। और आगे चलते हैं आगे वाले मुद्दे पर। लॉर्ड डलहौजी के लिए इसीलिए कहा जाता है, इसके लिए टर्म लिया था कि भारत का एकीकरण करने में इसने सब सर्वाधिक मदद की। एकीकरण मतलब इस क्षेत्र, इस छोर से लेकर के उस छोर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक इसने भारत को जोड़ने में जो मदद की है। और इसके मतलब इससे भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन में कनेक्टिविटी आएगी उसमें इसका योगदान माना जाता है। ठीक है, भारत में ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जम्बू द्वीप की अवधारणा भी रही है कि भारत पहले से ही कनेक्ट था और भारत एक अखंड राज्य था और राष्ट्र के रूप में पहले से था। और शंकराचार्य ने तो 4 पीठों की स्थापना भी की है, जम्मू कश्मीर में, फिर इधर नीचे उड़ीसा, फिर इधर गुजरात, फिर नीचे केरल में। तो 4 क्षेत्र हैं तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसलिए वो ऐतिहासिक हो जाता है। लेकिन भारत को एकीकरण करने में इसका बहुत योगदान, क्योंकि रेलवे को भी एक तरह तार सेवा शुरू करना, बहुत सारा चीजें डलहौजी के द्वारा किया गया, इसलिए उसको भारत को राष्ट्र बनाने में जो भूमिका निभाई वो डलहौजी की सर्वाधिक थी। अब चलते हैं, राजनीतिक नीति आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो पॉज करके थोड़ा थोड़ा देख करके समझिएगा। अब आते हैं प्रशासनिक नीति पे, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। ये टॉपिक बहुत बड़ा होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब जैसा कि पता है कि कंपनी के जो है हित अब बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं और नए नए मार्केट में खिलाड़ी भी आ चुके हैं। खिलाड़ी का मतलब जो उद्योगपतियों का उत्थान हुआ है ब्रिटेन में, अब उनके सामानों का भी भारत में पदार्पण हो चुका है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हमने देख लिया है। तो जब हित बदल जाएंगे तो उनका जो औपनिवेशिक हित बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रशासनिक नीति को भी आमूल चूल बदलाव करें ताकि वो अपने तरीके से उसको ढाल सकें। क्योंकि अभी तक जो चली आ रही थी पद्धति उसमें खास हस्तक्षेप नहीं था, नहीं के बराबर ही था एक तरह से। हालांकि कॉर्नवालिस कोड के द्वारा तो उसमें कुछ बदलाव, लेकिन एज इट इज उस परंपरा जैसे चल रही थी उसको रहने भी दिया गया था, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं थी। क्योंकि दंगा फसाद इस सब चीज़ों में होता और पैसा संसाधन चले जाते, इसके लिए वो चुप रही। लेकिन अब वो समय आ चुका था क्योंकि जो पूंजीपति वो पैसा लगाने के लिए बिल्कुल व्याकुल भी थे। तो चलते हैं, तो कानून व्यवस्था का सुदृढ़ करना, तो हमने इसी तरह उस क्रम में देखेंगे हार्डिंग। हार्डिंग जो व्यक्ति आया था, हार्डिंग ने पिंडारी लुटेरों का दमन किया। पिंडारी का दमन मतलब एक तरह से पुलिसिया बल पर, खुफिया एजेंसी के बल पर उनका पता लगाया और पिंडारियों का दमन किया था। वो लूट लेते थे, जो सामान लाते थे, इवन व्यापारी होते थे, कोई होते थे। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें पिंडारी का दमन था, तो जिसमें सलमान खान हीरो है, आई थिंक उससे कुछ रिलेटेड ये है। तो पिंडारी वो है, और बहुत सारे मामले में बाहुबली मूवी में शायद एक पिंडारी है। पिंडारी का मतलब एक तरह से लुटेरा समूह से जुड़ा जाता है कि पिंडारी थे वो, पिंडारी का मतलब लुटेरा समूह। तो ये लूट खसोट यही उनका काम था, और रास्ते में जो है उसको मार देना। और ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ये काम किया, यानी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसमें पिंडारियों का दमन हुआ।
क्यों कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना है? क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो सब, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के वो काम नहीं हो सकता। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक उनके लोग जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक हम नीचे की बातों को ऊपर तक नहीं ला सकते और ऊपर की बातों को नीचे तक नहीं ले आ सकते थे। ठीक उसी तरह भू राज्य व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। कानून व्यवस्था के अलावा भू राज्य व्यवस्था में उसने क्या किया? इस काल में पूंजीवादी हितों से प्रेरित होकर भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। एक तरफ भारत सरकार की जरूरत थी अधिक राजस्व की प्राप्ति, वहीं ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे भू राजस्व का दबाव सीमित रहे ताकि भारतीय किसानों में क्रय शक्ति बनी रहे। ये पॉइंट लाते हैं, यानी भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन देखेंगे। वेट, इसको देखते हैं। कानून भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। इसमें अकाल वकाल की घटनाएं सब आएंगी। भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन क्यों करना? आपने पीछे वाले क्लासेस में अगर ध्यान से सुना होगा मेरा क्लास, अगर किसी ने भी सुना होगा तो उसने देखा होगा कि सूर्यास्त कानून, तमाम प्रकार के द्वैत शासन प्रणाली का जब अंत होता है तो उसमें किसानों के ऊपर कितना दबाव, लगान को लेकर के दबाव है, और उसको देखने के लिए जमींदारों को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना किया गया है कि जमींदार उसको देखेंगे, और जमींदार पूरी तरह से शोषण कर रहे थे और किसान की जो क्रय शक्ति थी यानी कि उनके काम करने की क्षमता वो बिल्कुल लगभग खत्म सी हो चुकी थी। इसीलिए अब पूंजीपति आए हैं, वो भी शोषण ही करने आए, लेकिन वो स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं। स्मार्ट का कहने का मतलब कि जो इन पे दबाव है किसानों पर उसको खत्म किया, कम किया जाए, किसानों के ऊपर से दबाव हटा करके दबाव खत्म करना और क्रय शक्ति को जीवित रखना उनका तरीका रहेगा ताकि वो उनके लिए काम आ सके। तो उस काल में भू राजस्व में दो भिन्न प्रकार की पद्धतियां विकसित हुई, इन्हें हम रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानते हैं। अब इसको हम देखेंगे, अब इसको अच्छे से समझेंगे। तो एक तरफ मैं इसको रखूंगा रैयतवाड़ी और एक तरफ महालवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब होता है एक गांव या एक ऐसा समूह, एकदम सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का, ये महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये सबसे ये मद्रास में मुनरो एक गवर्नर था, मद्रास गवर्नर मुनरो ने मद्रास में और बंबई के गवर्नर एलिफिस्टन ने बॉम्बे में लागू किया। और एक और चीज, क्षेत्र इसका बहुत मायने रखता है। इसको किसने किया? मुनरो, मद्रास में, एलिफिस्टन बॉम्बे में। इस व्यवस्था को लागू करवाया। यह संपूर्ण क्षेत्र के 51% हिस्से में आती थी, याद रखना, ये संपूर्ण क्षेत्र के 51% हिस्से में इसको लागू भी किया गया था। यानी 51% जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और महालवाड़ी व्यवस्था से इसको थोड़ा बेहतर भी माना गया कि इसमें किसान को सीधा किसाने से संबंध होगा, किसान इसको देखेंगे। महालों में क्या होता था कि गांव में जो बड़ा होता था, मुखिया होता था, उसको इसको दे दी जाती थी, यानी समूह बनाया जाता था। उसमें समूह में दिक्कत आती थी कि किसी किसान की उपज कम हो जाती थी तो बड़ा प्रॉब्लम होता था और उसको हमेशा के लिए या उससे वो छीन ले जाती, उसका जमीन महालों को दे दिया जाता था। ये बड़ा प्रॉब्लम था उसके साथ। तो लगभग 30% की व्यवस्था इसकी थी। और ताकि कुछ चीज़ें वो सूर्यास्त टाइप का चल रहा था इधर उधर छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो
ये हमारा ये है, इसका एक तरफ वही दूसरी तरफ व्यापक वृद्धि करना था और सरकार को एक निश्चित आय भी मिलती रहे ताकि ये व्यवस्था सफल हो सके और लोग उस व्यापारियों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। आपने ये लिख लिया, तो कुछ इसके पॉइंट हम लिख लेते हैं कि क्यों रैयतवाड़ी लाया गया। एक तो था जमींदारों को इससे बाहर रखना, क्यों? जमींदार अगर बाहर को बाहर रखना मतलब सीधा संबंध है भ्रष्टाचार, शोषण, उनका उद्देश्य कम होगा। दूसरा था सरकार की आय में वृद्धि करना, सरकार की आय में, क्योंकि इस वाले व्यवस्था में सरकार को उतनी आय नहीं मिल पाती थी, सरकार की आय में वृद्धि करना। ये इसके क्या करना था, रैयतवाड़ी क्यों लाया गया था, इसके लिए उद्देश्य लिख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या थे, और उसके अलावा इसने हो गया। और तीसरा किसान को दबाव मुक्त रखना। अगर देखा जाए तो इसको बाहर रखना, इसमें वृद्धि हुई, लेकिन ये बहुत ही बड़े स्तर पर इनके साथ एक खेल हो गया। किसानों के ऊपर अतिरिक्त दबाव और आ गया कि भाई सरकार को हमें देना पड़ेगा, एक निश्चित आय है और सरकार हम पे पूरी तरह से भरोसा की हुई, और किसानों के ऊपर अत्याचार के माध्यम से, यानी अत्याचार करने वाले उनको ये बार बार फील होने लगा कि नहीं, हमें ये नहीं उगाना ही पड़ेगा, हमें उगाना पड़ेगा। यानी कि सारा का सारा दारोमदार इन किसानों के ऊपर था, जिसकी वजह से उनके उद्देश्यों में ये उद्देश्य का तो पूर्ति हुआ, लेकिन ये उद्देश्य पूरी तरह से विफल रहा। तो आप रैयतवाड़ी व्यवस्था को देख सकते हैं। मुनरो ने मद्रास में, एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में स्टार्ट किया था, और ये लगभग भारत के 51% हिस्सों में थी। और इसमें ये हो गया, किसानों की बड़े स्तर पर घटना मृत्यु हो गई, और इतना ये बढ़ गया, एक तरह से छोटा सा किसान हम क्रांति भी देख सकते हैं। और इसके दबाव में एक किसान यातना आयोग का भी गठन हुआ। ध्यान देने वाली बात है, किसान यातना आयोग। और ये पूरी तरह से सब जब व्यक्ति वही रहेंगे तो हमारा दर्द तो हम ही जान पाएंगे ना भाई। अब कोई जा करके विदेशी आ जाए, जैसे साइमन कमीशन का आया कि भाई सारे व्यक्ति अंग्रेज रहेंगे, गो बैक साइमन गो बैक, तो ठीक वही प्रकार उस समय तो इतना सक्रिय भी नहीं थे, तो किसान यातना आयोग और सब मेंबर वही थे, तो जाहिर सी बात हमारी कोई सुनवाई उसमें होने वाली नहीं है। तो ये यातना आयोग वैसे एज इट इज जैसे नाम भर के लिए बनाया गया। तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य, सिस्टम जो जाकर के चला। और इसका एज लिख लेना, 1854 में ये बना था। ठीक, अब महालवाड़ी व्यवस्था में आपको मैंने पहले बता दिया, इसका सिस्टम महाल का मतलब होता है गांव या मुखिया एक समूह के द्वारा इसको देखना। इसमें क्या होता था, वसूली वगैरह जो होता गांव का मुखिया वगैरह करता था। इसका उद्देश्य था अधिकतम रूप में राजस्व प्राप्त करना था, दूसरी तरफ जमींदारों को नियंत्रित रखना। ठीक ये वाला काम इसमें भी किया गया, जमींदार को नियंत्रित रखना। लेकिन जब गांव का मुखिया वसूली करेगा तो उसके अंदर भी एक लालसा जगेगी कि भाई मैं वसूली कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मूवी में नहीं, अहम ब्रह्मास्मि टाइप का, मैं ही सब हूं, मैं ईश्वर हूँ, मैं जो कुछ जो भी है ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ। तो ठीक वो, लेकिन एक नए प्रकार के जमींदार का उद्भव भी हो गया इसके माध्यम से। और किसान का जो यहाँ पे समस्या दिख रही है, यहाँ पे भी वही समस्या होगा, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं एक जैसी ही हैं।
केवल नाम बदल देने से चीज़ें नहीं बदल जाती। तो आप देखेंगे कि यह पद्धति उत्तर भारत तथा उत्तर पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र पर लागू थी तथा संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 30% हिस्से पर इसका नियंत्रण था। अब ये लगभग 30% क्षेत्र पर थी। और ऊपर से जो ये क्षेत्र था, रियासतदारों वाला भी क्षेत्र भी था। तो रियासतें जो थी वो सरकार के साथ मिली हुई थी। तो आपने मूवी देखी होगी लगान, और लगान इसी व्यवस्था पर आधारित थी, इसी मूवी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर है। देखते हैं उसमें लगान न दे पाना कितना बड़ा समस्या था किसानों के लिए। अब आपने महालवाड़ी पद्धति देख ली, रैयतवाड़ी व्यवस्था देख ली, और उसके बाद राजस्व को अधिकतर अधिभार डाला। और महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक चीज था कि मतलब जो सेनाएं थी वहां पे थोड़ी सी सशक्त थी, और या तो इतना योग जैसे चीजों को बना करके इनका जो भी क्रांति था दबा दिया गया। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था ने को दबाया नहीं जा सका, और कहीं ना कहीं इसका लिंक होता है 1857 की क्रांति से, जो भारत में उसको माना जाता है इन स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रथम क्रांतिकार हुई, जिसको माना जाता है। इसके कुछ अपने आधार हैं, वो आगे हम भी पढ़ेंगे। तो ये था प्रशासनिक नीति का। अब प्रशासनिक नीति में हमने भू राजस्व व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्थाएं आई, किस प्रकार से देखी, अब इसको तो मैंने देख ही लिया हमने। तो इसमें अब तीसरा पुलिस व्यवस्था को अपने देखा, पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया, उसमें हार्डिंग के द्वारा पिंडारियों का दमन वगैरह इस तरह। प्रशासनिक नीति में अब इस क्षेत्र में भू राजस्व व्यवस्थाओं को संभाला गया, भू राजस्व व्यवस्थाएं निकाली, रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था आई। अब एक आया न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। भाई न्यायिक स्तर पर क्या काम करने वाले हैं। अब ये इसका सीधा सीधा एक संबंध है, इन्होंने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया, लोगों को क्या किया, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब ये जो शरीर है इसका क्या करना है, इसका जिम्मेदारी इन लोगों के पास, लोगों को दैहिक स्वतंत्रता देना प्रारंभ किया। और ये वो काल था वहां के लोगों के लिए, यानी पुनर्जागरण का दौर था, बाइबिल पे, धर्म पर बहुत बड़ा प्रकार, और J.S. मिल जैसे दार्शनिक वगैरह वहां का उत्थान हो रहा था, वो लोग आ गए थे। तो इन सब चीजों का प्रभाव भारत पर भी पड़ना था और यहाँ के प्रणालियों पर भी पड़ना था, जिसका सुझाव दिया बेंथम ने। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव दिए। बेंथम महोदय ने ये बोला था कि भाई अगर ऐसा करेंगे, बेंथम। और भारतीय विधि व्यवस्था का मानकीकरण आदि करना। इस काल में न्यायिक सुधार के क्रम में निम्न कदम उठाए गए। अब इसी में आता है 1800 न्यायिक स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद 1833 का चार्टर आया। चार्टर में एक विधि सदस्य का प्रावधान और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति। यही मैकाले शिक्षा नीति लाकर गए, और ये लॉर्ड मैकाले इसमें आएंगे। लॉर्ड मैकाले का आगमन, शिक्षा नीति, शिक्षा में भी काम करेंगे वो। विलियम बेंटिंग उसमें वायसराय हुआ करते थे, और ये उनके अंदर काम करते। मैकाले के द्वारा भारतीय विधि का संहिताकरण कर मैकाले कोड का निर्माण था। उसके द्वारा भारतीय विधि व्यवस्था का संहिताकरण किया गया। यानी मैकाले नीति के द्वारा शिक्षा नीति, विधि संहिता, यानी सब कुछ इसके द्वारा अब किया जाएगा 1833 के चार्ट। और इस समय कंपनी का जो प्रशासन है वो भी चेंज हो जाएगा। मैकाले कोड के आधार पर 1859 में भारतीय दीवानी संहिता और 1800 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण। यही दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, जो अभी भी चल रहा है और कुछ थोड़े बहुत बदलावों के साथ, वो वही है जो इसके द्वारा दिया जाएगा। तो 1861 में एक हाईकोर्ट के आधार पर, हाईकोर्ट एक्ट के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना। वहीं पूर्व प्रचलित न्यायालय के रूप में सदर दीवानी की समाप्ति। यानी जो व्यवस्था पुराने में कार्नवालिस कोर्ट के थ्रू हुई थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो न्याय व्यवस्था में आप देख रहे हैं इतना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा।
अब जो प्रशासनिक नीति में ये सब प्रशासन के क्षेत्र में इसने इतना काम किया है। लॉर्ड मैकाले इस व्यवस्था का रीढ़ का हड्डी साबित हुआ, रीढ़ का हड्डी साबित हुआ, अगर कह सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी साबित हुआ। अब जो नीति आएगी वो आर्थिक नीति आएगी, तो हम इसको अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।